students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का 11th ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर रहेगा 1 कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और रेगुलेशंस की एक गाइडेंस होती है जो किसी भी देश को आगे रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए चाहिए होती है। और अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वह देश आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच डिस्प्यूट हो जाता है और वो डिस्प्यूट को ख़त्म केवल कॉन्स्टिट्यूशन से किया जा सकता है। बाकी कोई और संस्था ऐसा नहीं कर पाती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सभ्य देश की पहचान भी है और उसकी मान्यता भी उसे दिलाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश के पास नहीं है तो उस देश को रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं माना जा सकता। आज के समय में किसी भी देश का रिपब्लिक होना गर्व करने लायक चीज़ होती है। हमारा देश भी रिपब्लिक है और ये इसको सौभाग्य मिला है 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान उस समय लागू किया। हमारे संविधान अपनाने की जो डेट है, अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर 1949 को। और इस पे हम बहुत से इश्यूज पे हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत है कि देश के नागरिकों के अंदर सब लोग एक जैसी प्रवृत्ति के नहीं होते, डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं और समाज में हर तरह का व्यक्ति होने की वजह से जरूरत पड़ती है कि सभी के नीड्स और एस्पिरेशंस को हम पूरा कर सकें। और हम तभी उसके पर्सपेक्टिव को पूरा कर पाते हैं अगर समाज के अंदर सब लोग प्रॉपर तरीके से वर्क करें, और वो तभी संभव होता है जब उनको हम रेगुलेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में आगे बढ़ता है या रेगुलेशन बहुत अच्छा है तो वहाँ समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने दायरे से बाहर नहीं आता। दायरे में रह करके काम करेंगे तो पूरा समाज के अंदर एक बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है और पूरे समाज के लोग उनका विकास भी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी नीड्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो जो अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति उसको सजा दिलाने के लिए कानून चाहिए। कानून नहीं होगा तो जंगल राज पैदा हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ देश के अंदर जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, उनके पास पावर होती है, उनके पास पैसा होता है, तो ऐसे लोगों का असामान्य व्यवहार हो सकता है समाज में। अगर हमारे जो आम गरीब लोग इंसान हैं तो उनको वो अपने बराबर और दर्जे का इंसान नहीं मानेंगे। अगर हमारे यहाँ पे कानून होगा तो वो लोग भी अपने उस दायरे में रह करके काम कर पाएंगे। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे पुरुष और महिला के बीच में होने वाला भेदभाव, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अमीर और गरीब का है, ताकतवर और गरीब कमजोर के बीच में जो विवाद है या उस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिक्योरिटी प्रदान करता है समाज के हर वर्ग को और एक मतलब लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम उसे सजा दिला पाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम अपने देश को, हम अपने समाज की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने परिवार का भी हम पालन कॉन्स्टिट्यूशन का के महत्व की वजह से ही हो पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई करने का, रोजगार प्राप्त करने का अवसर उसको मिल रहा है और वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बाई लॉज मिल रहा है। अगर कहीं भी कुछ उनके समाज के अंदर क्योंकि बहुत समस्याएं हो सकती हैं तो उन समस्याओं का निदान इसमें ढूंढ लिया जाता है, दूर करने का प्रयास हमारी इस संस्था के द्वारा किया जा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग पावर है इसमें, ये हमारे देश के जैसे जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऐसा ही हुआ था। पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्रों में इसे डिवाइड कर दिया गया था, परिसीमन क्षेत्रों में बांटा गया था और वहाँ से लगभग 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन किया गया था। और इसमें हमारे जब पाकिस्तान से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हुई तो हमारे पास में टोटल मेंबर्स की संख्या 299 थी और जो संविधान पर सिग्नेचर करने वाले कैंडिडेट्स थे वो 284 कैंडिडेट्स ने उसमें साइन किया। तो जो संविधान जिस दिन हमने उसे अपना लिया उसका डेट याद रखना है 26 नवंबर 1949। तो ये हमारे मतलब अपने देश को एक सुरक्षात्मक आवरण उससे प्राप्त होता है और इसमें बी आर अम्बेडकर का योगदान बहुत खास है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल,
ये संविधान हमें एक नागरिक होने का दर्जा देता है कि नागरिक में और विदेशी में क्या फर्क होता है, विदेशी क्या नहीं कर सकता, जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, वह देश के अंदर वोटिंग या पोलिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, या कहीं भी किसी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में और सरकारी कोई भी एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले सकता, या अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बना सकता। लेकिन हमारे देश के नागरिक को सारी की सारी सुविधाएँ मिलती हैं, और वो अगर किसी के साथ में नाइंसाफी होती है तो संविधान हमारी उस परिवार के, उस नागरिक की मदद करने के लिए आगे आता है। इसके अलावा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन हमारे देश के अंदर, जैसे सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, एक जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तो तीनों आपस में एक कोऑपरेटिव वे में काम करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो लेजिस्लेचर है कानून बनाने वाली संस्था, जो देश के सभी लोगों को कानून बना करके देती है। उदाहरण के रूप में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट जो है वो इसमें करती है, और स्टेट लेवल पर हम स्टेट असेंबली का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। कुछ राज्यों में स्टेट काउंसिल भी मौजूद है, जैसे बड़े राज्य हैं बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में स्टेट काउंसिल भी अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अगर सरकार का कोई ऑर्गन, मान लीजिए लेजिस्लेचर अपनी दायरे से बाहर आकर के काम कर रहा है, दूसरी तरफ अगर जैसे एग्जीक्यूटिव है वो किसी दूसरे का कहना नहीं मान रहे हैं, जुडिशरी का कहना नहीं मान रहे हैं, या जुडिशरी अपने दायरे से बाहर जा रही है, तो तीनों को प्रॉपर दायरे में रखने के लिए संविधान काम करता है। तीनों बराबर शक्तियां दी गई हैं और तीनों ही अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, एक दूसरे का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं कर सकते, कोऑपरेटिव वे में काम करते हमारी सरकार के सारे कार्य संपन्न होते हैं। और फिर भी बैलेंस और चेक का एक जो सिस्टम हमारे इंडिया में है कि एक संस्था दूसरी संस्था की निगरानी रखती है, कहीं भी वो दायरे से बाहर हो गए तो उसको नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा सकती है। तो ये सब संभव होता है किसी वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इससे आप देख सकते हैं कि हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हमारा संविधान किस प्रकार बनाया गया। संविधान बनाने के लिए हमारे देश के अंदर सबसे पहले ज़रूरत महसूस हुई हमारे देश के जो मतलब गुलाम जो हमें रखे हुए थे ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उनके सामने बात रखी कि आप अगर अपने देश का संविधान बना लेते हो, ये चैलेंज अगर आप इसको स्वीकार कर लेते हो तो हम आपको आज़ादी भी दे सकते हैं और आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी होगी। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे हम सारा काम करने को तैयार हैं। बहुत से नेताओं ने इसकी जिम्मेदारी करके प्राप्त की, जैसे मोतीलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बहुत ऐसे विद्वान आगे आए, गोपाल कृष्ण गोखले, उन सब ने इसमें स्वीकार किया इस चैलेंज को और उस पर काम करना शुरू किया। तो इसमें जैसे हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे पहला काम था देश को चुनाव क्षेत्रों में बांटना और संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा जब बन गई थी तो अब उनके सामने दिक्कत थी कि किस कानून पर हम चर्चा करें, चर्चा करने का, बहस करने का तरीका क्या हो। ये नहीं कि हमें लड़ना थोड़ी है, अगर लड़ने के लिए बैठे हम लोग तो उसका समस्या का समाधान कैसे होगा। तो हर समुदाय के व्यक्ति को लगभग रिप्रेजेंटेशन दिया गया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, या फिर जैन धर्म के लोग हो, बौद्ध धर्म के लोग हो, सारे समुदायों को उसमें शामिल किया गया। लगभग सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन उसमें किया गया। देश को एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में उसको एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की गई और इस प्रकार ये संविधान सभा का गठन कर लिया गया। संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हुई है 11 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और दूसरा 11 तारीख को इसके परमानेंट चेयरपर्सन बनाए जाते हैं और उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंबे समय तक, या ये कहेंगे जब तक ये संस्था काम करती है तब तक ये काम कर रही थी, और इसके चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो मेंबर्स हैं सारे भारत के अंदर से रिप्रेजेंटेशन हुआ था। इसके अंदर कोई पढ़ाई का शिक्षा स्तर इसमें मापन में नहीं रखा गया। ज़्यादा पैसे वाले लोग और जो ग्रेजुएट लोग थे खासतौर पर उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनमें सीटें दी गई थी। और इसमें जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज़ नहीं हुआ, उसमें जो व्यस्क मताधिकार का यूज़ है वो इसमें नहीं हुआ था।
और इसके अलावा इसके प्रोसीजर पे अगर हम ध्यान देते तो सारी जो भी नए नए नियम लेके आते थे, जैसे दूसरे देशों के संविधान का स्टडी करना, उनमें जो अच्छी बातें उन्हें लगती थी उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने संविधान का पार्ट का हिस्सा बनाया। तो इस तरह से ये प्रोसीजर का पार्ट होता था। और अगर उन्हें कुछ लगता था कि हाँ ये विवाद का विषय हो सकता है, डिस्प्यूटेड है इस चीज़ को, तो वो नेगलेक्ट करने का प्रयास करते थे, उसकी चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करते थे। जो चर्चा में जो विरोध बिंदु आते थे उनको लिख लिया जाता था। ये तरीका इनका रहता था। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट से बहुत चीज़ें सीखी। जैसे हमारे देश के नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी ने बहुत से मूवमेंट चलाए थे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, और इसके अलावा बहुत से सत्याग्रह भी चलाए थे। तो उनके जरिए कुछ सिद्धांत जो प्रिंसिपल से निकल के आए थे उनको भी इस दौरान बहुत अच्छी तरह से रखा गया और हमारे संविधान में उन चीज़ों को भी एक वैल्यू दी गई है। मेन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं था, जब संविधान सभा अपना काम करना शुरू भी किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को उस समय ये संस्था जो है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने और लाहौर के अंदर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और उस घोषणा पत्र में ये बताने की कोशिश की गई कि ये जो संस्था है इस समय अब ये क्लियर किया गया कि ये संस्था जो है अपने देश का संविधान कैसा होगा, हम देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यकों का कैसे मान सम्मान रखेंगे, हम उनके लिए किस तरह का आरक्षण उनके लिए देंगे, या देश के अंदर माहौल कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में चर्चा उसमें की गई थी। प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से डिफरेंट प्रोविजंस हमारे इंडिया ने प्राप्त किए। जैसे कि अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स ली, अमेरिका से हमने जैसे जो फंडामेंटल राइट्स में जो 6 टाइप के जो फंडामेंटल राइट इस समय लागू हैं वो सारे राइट्स वहीं से लिए गए हैं। इसके अलावा जो ग्रेट ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया है। इसके अलावा कनाडा के जो गवर्नमेंट है, कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राप्त हमने किया है। और फ्रांस से हमने इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने फ्रांस की क्रांति से हमने प्राप्त किए हैं। और रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऑप्शन हमने वहाँ से प्रोविजन लिया है। और इसके अलावा आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया को प्राप्त किए हैं। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट प्राप्त की है। तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो राइट है ये हमने प्राप्त किया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इस तरह से हमारा संविधान में बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों से प्राप्त हुई हैं। संविधान क्यों ये हर देश के लिए जरूरी होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं संविधान नहीं होगा जंगल राज पैदा हो जाएगा। संविधान की जरूरत हर देश को है, इसकी इम्पोर्टेंस आज के समय में सभ्य समाज में होना ही चाहिए, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित व्यवहार करना पड़ता है। ये नियंत्रित व्यवहार तभी संभव है जब एक संस्थागत बनावट निश्चित की गई हो। डिसीजन मेकिंग पावर में डिसीजन लेने की पावर, कौन डिसीजन ले पाएगा, जनता के हाथ में पावर कितनी जानी चाहिए, लीडर्स के हाथ में कितनी जानी चाहिए। फंडामेंटल आइडेंटिटी, बेसिक जो आइडेंटिटी है किसी भी देश की वह तभी सुनिश्चित होती है जब वहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया हो। यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी सरकार के 3 जो ऑर्गन काम करते हैं तो वो आपस में कोऑपरेटिव वे में काम कर सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्क करता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। बहुत सी समितियां इसमें बनाई गई थी, उन सभी समितियों ने मिलकर के काम किया। सबसे मेन समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर जी। और इस तरह से संस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बनाया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए पूरे देश के चुनाव क्षेत्रों के जरिए उसमें चुनाव कराए गए थे 1946 में, और उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स चुने गए थे। और फिर उसके बाद उनको डिस्कशन करने का या नए नए नियम उसमें जोड़ने का, बहस करने का ये सारा अधिकार प्राप्त हो गया। प्रोसीजर क्या रहता था, दूसरे देशों से भी सामग्री प्राप्त की, हमारे देश की रीति रिवाजों से अच्छी जो चीज़ें थी, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 से, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 से, इनसे जो भी हमें सोर्सेज मिलते थे वो हम प्राप्त करते थे। और इसके अलावा नेशनल मूवमेंट से भी हमें विरासत में बहुत कुछ मिला है, वो चीज़ें हमने डाली हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जरिए हमने ये पेश किया था कि हम संविधान कैसा बनाने वाले हैं और किन लोगों का हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे, कैसे हम सांप्रदायिक सौहार्द का और सद्भाव की भावना रखेंगे। और इसके अलावा कौन कौन से प्रोविजन हमने दूसरे देशों से प्राप्त किए हैं उनके बारे में हम इसमें
जान पाएंगे। तो इसमें जैसे अमेरिका से क्या हमने प्राप्त किया, अमेरिका से जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। थैंक यू।